हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। लेक्चर 6 देखेंगे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, और साथ में हम लोग देखेंगे कि इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स हम कैसे यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस। साथ ही साथ फोकस एरियाज कौन से हैं जहाँ से फ्रीक्वेंटली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, वो भी साथ साथ में देखा जाएगा। और इसके अलावा जो फैक्चुअल एरियाज है जहाँ पे आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत है वो भी मैं तुरंत वहीं के वहीं बताऊँगी। आज से हम लोग एक चेंज कर रहे हैं इस सीरीज में। सबसे पहले तो आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, आप वीडियो पॉज करेंगे, आप क्वेश्चन गेस करेंगे और अपना आंसर किसी भी पेज में, सामने कोई पेज पड़ा हो या हाथ में अपने पेन से लिख लें। फर्स्ट का ये आंसर रहेगा, सेकंड का ये आंसर रहेगा, और वीडियो के एंड में आपका जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं ये एक्टिविटी इसलिए करने कह रही हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको ना ही सिर्फ देखना होता है हमको, बल्कि ये काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। तो हम अगर साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप हर वीडियो में जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, आप अपना स्कोर लिखेंगे। सपोज आपके 8 राइट होते हैं तो 8 आउट ऑफ 10 आप यहाँ पे स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा आपने इम्प्रूव किया है या कम हो रहा है। कम भी स्कोर आया है तो आप बेझिझक लिखें, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉज करके क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिख के रखें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान। अब यहाँ पे बहुत ही लॉजिक से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। देखिए ये तो आप जनरल वे में समझे कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? यहाँ पे बोल रहा है इंडिया का ये जो डिजिटल इंडिया प्लान है, डिजिटल इंडिया के बारे में आपने कितना सोचा होगा। हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से कम्पीट थोड़ी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, ठीक है। हम किसी एक चाइना के लिए, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, और ये कोई मोटिव नहीं हो सकता गवर्नमेंट की कोई स्कीम का। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। और यहाँ पे सेकेंड और absurd चीज़ ये है कि ओन इंटरनेट कंपनीज, ये बहुत ही absurd सा कुछ स्टेटमेंट है। आपको देख के पता लगना चाहिए डिजिटल इंडिया इससे रेलिवेंट है नहीं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग होता है तो ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है टू एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्रीज। देखिए ये भी बहुत ही रिलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंडिया प्लान। डिजिटल इंडिया के 3 विजन है। सबसे पहले तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमें, ठीक है। दूसरा गवर्नेंस और सर्विसेज, ये डिजिटली हम लोगों को सिटीजन्स को पहुंचाना है। और तीसरा विजन ये है कि हमें जो डिजिटल डिवाइड है, चाहे वो रूरल और अर्बन के बीच हो, पुअर या रिच के बीच हो, ये डिवाइड को हमें ब्रिज करना है। तो जो 1 और 2 स्टेटमेंट है ये बहुत ही रिलेवेंट है। यहाँ पे आप 1 और 2 स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस एलिमिनेट करें, आप आंसर में पहुंच जाते हैं जो कि है बी। वीडियो पॉज करें, आंसर सोचें और लिख के रखें। इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सबसे पहली बात। सेकेंड, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड बीइंग, ट्रेजरी बिल ऑफर्स आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी ये बताया जाता है बार बार। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। देखिए इकोनॉमी में यहाँ पे वाला एक्सेप्शंस मिल गया। अब आप सोचें कि अच्छा फिर इसका रेलिवेंस है क्या, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी है या साइंस एंड टेक है, इनमें मोस्टली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं हो पाते हैं। आप ये समझिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो आप उसमें भी थोड़ा सा अंदाजे से करें, और अंदाज़ा प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस हार्डवर्क से। तो बेसिकली आपको फोकस्ड मैनर में हार्डवर्क करना है, स्मार्टली करना है। तो जो गेसिंग है वो अपने आप धीरे धीरे काम करने लगती है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। एक्चुअली आरबीआई सिर्फ और सिर्फ सेंटर के सिक्योरिटीज़ को मैनेज नहीं करता है, बल्कि स्टेट के सिक्योरिटीज़ को भी मैनेज करता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये राइट होता है। द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका कोई गेस नहीं है, बस आप इतना सोच लें जो ट्रेजरी बिल्स है इनके थ्रू जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है।
जो ट्रेजरी बिल्स है, जो कि एक सिक्योरिटी के रूप में आप देख लें, ये एक तरीके का आप लोन लेने का माध्यम समझें, ठीक है। जैसे सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो एक सर्टिफिकेट फॉर लोन इशू करती है सिक्योरिटीज़ के रूप में, और वो बेच देती है एट सर्टेन प्राइस। उतने पैसे मिल गए गवर्नमेंट को लोन के रूप में। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पैसों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज है या कुछ भी है वहाँ पे यूज़ करेगी, ठीक है। और जिन्होंने लोन के रूप में पैसे दिए थे उनको एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम में बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो उसकी रियल वैल्यू है। आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। जब भी स्टेटमेंट कोई होगा तो या तो फैक्चुअल होगा या जनरल होगा। जब फैक्चुअल स्टेटमेंट आएगा तो कीवर्ड्स को आप एनसर्कल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फैक्चुअल स्टेटमेंट आया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ए और डी एलिमिनेट होते हैं। बचे कौन से? सी और बी। टू यहाँ पे कॉमन है, टू स्टेटमेंट राइट है। एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। थर्ड स्टेटमेंट देखें, इट एम्स टू अलाइन कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर ये सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, जो इतने सारे डायमेंशंस को कवर कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड भी राइट ही होना चाहिए, क्योंकि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में ये नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, एवरी टाइप ऑफ स्किल कवर होते हैं। तो आंसर हो गया सी। सोशल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें और आंसर लिख के रखें। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। सबसे पहले एज पर राइट टू एजुकेशन, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teachers education। सबसे पहले आप ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ें तो कीवर्ड्स को एनसर्कल करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ें। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सबसे पहले ये वाला देख लें, फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं इंक्लूडेड, चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जब राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल पे अगर कोई एक्ट बन रहा है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन भी सेंट्रल लेवल पे ही, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ये ऑलरेडी है आरटी के अंतर्गत, तो यही डिसाइड करेगा क्वालिफिकेशन, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। यहाँ से जैसे ही आपका फर्स्ट रॉन्ग होता है, ए और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, बचे हमारे बी और डी। आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिया हुआ है कुछ। In India, more than 90% of teachers education institutions are directly under state government। अब ऐसा हो सकता है क्या? ये प्राइमा फेसी ही रॉन्ग लग रहा है, जबकि पूरा दारोमदार टीचर्स एजुकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, तो 90% इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे रॉन्ग होता है, थर्ड कट होता है, तो डी एलिमिनेट होता है। आंसर आ गया आपका बी। अगेन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात पूछ रहे हैं। फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच अनेबल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिविजुअल ऑफ कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। सेकेंड स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट, अक्यूमुलेशन ऑफ टैंजिबल वेल्थ। फोर्थ स्टेटमेंट, अक्यूमुलेशन ऑफ इनटैंजिबल वेल्थ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गेसिंग से राइट हो सकता है। यहाँ पे आप देखें, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन, ठीक है, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करते हैं, सिटीजन्स की हम लोग बात करते हैं, सब हमारे रिसोर्सेस हैं। पर रिसोर्सेस कैपिटल में कैसे चेंज होता है? ह्यूमन कैपिटल ये कैसे चेंज होता है? जब ह्यूमन रिसोर्स इंड्यूस होता है स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, लिटरेसी जो हम लोग कहते हैं उसके साथ, तब ये ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की भी बात की गई है और बाकी भी। तो अब स्टेटमेंट्स में आए, इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल, क्या ये ह्यूमन कैपिटल है? नहीं, वन रॉन्ग होता है यहाँ पे।
डी और ए यहीं पे कट हो जाता है। अब देखिए फट से आप देखें कि 2 तो राइट है, ठीक है। चेक कौन सा करना है, फोर्थ करना है। फोर्थ आप देखें, अक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। अब यहाँ पे ना पढ़ने में गलती हो सकती है कि ये टैंजिबल गलती से इनटैंजिबल पढ़ लेते हैं लोग, या इनटैंजिबल को टैंजिबल पढ़ लेते हैं। इनटैंजिबल मतलब जिसे टच नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये भी राइट है, ठीक है। आंसर हो जाता है सी। इंटेंजिबल वेल्थ में क्या क्या आता है, नॉलेज होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारे स्किल्स इसमें आते हैं। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिख के रखें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। गेसिंग उतना प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, एक जनरल इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। वैसा एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उनको अच्छे से यूज़ करता है, कंजर्व करते हुए यूज़ करता है, हाई यील्डिंग जो क्रॉप्स है वो डेवलप करवा सकता है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करता है। तो एग्रीकल्चर जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अवॉइड द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ये एक्चुअली एक चेक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक जब भी बोलूँगी तो आप ये समझिएगा कि एग्जामिनर यहाँ पे वाली चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होनी चाहिए। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस का ना होना को अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये फॉर अ फैक्ट आप ये जान ले, क्योंकि चाहे वो पॉलीकल्चर हो, मोनोकल्चर मतलब एक टाइप की क्रॉप लगाना, ठीक है, एक जगह पे। पॉलीकल्चर मतलब डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करना एक ही जगह पे। इसको अवॉइड करना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ये इतना ज़रूरी नहीं है। अडॉप्टिंग मिनिमम टीलेज, ये भी चेक है। चेक कैसे है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सॉइल इरोजन, इसको भी कहीं ना कहीं रोकने की बात की गई है। टीलेज मतलब जुताई होता है। अगर सपोज किसी को नहीं पता ये इसका मतलब क्या है, तो आप कभी भी कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो आप जो एग्जामिनेशन में जो पेपर मिलता है उसके ही बाजू वाले पेज में जो हिंदी में क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ से आप मीनिंग देख ले तुरंत, वहीं के वहीं आपका तय हो जाएगा, ठीक है। तो जुताई कम से कम की जाएगी ताकि सॉइल को कंजर्व किया जा सके, तो 2 हो जाता है राइट। तो अब तक क्या क्या देखा हमने कि हमारा 1 रॉन्ग है जिससे ए और डी गायब हो गया, और हमारा 2 राइट है जिससे हमारा और कोई एलिमिनेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, फिर से स्टेटमेंट 1 के तरह फिर से वही बात आ जाती है कि ये प्लांटेशन क्रॉप्स को भी अवॉइड करने का कोई बात नहीं बनती है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग करते ही आपका बी भी रॉन्ग हो जाता है, आपको आंसर मिल जाता है सी। इसको कंफर्म करने के लिए आगे और देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस, फर्टिलाइजर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये 4th राइट है। 4th भी हमारा राइट हो गया। जो 2, 4, 5 देखते हैं। अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशंस, विच इज़ वेरी ट्रू। ये तो बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है, तो 5 भी आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे चेक 1, 2, 3 ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर करें। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वेर गिवन टू द, ऑप्शंस हैं। आंसर है गवर्नर जनरल। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि इसके फैक्ट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। आप किसी भी तरह याद करें। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं आप, तो ध्यान रखें कौन से एक्ट में क्या क्या हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, इसमें मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्राइवेसी इसके अंतर्गत आती है। आंसर है सी। अगेन अ पॉलिटी क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर लिखें। क्वेश्चन बोल रहा है
स्टेटमेंट बोल रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकेंड स्टेटमेंट, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. सबसे पहले जो जुडिशियल रिव्यू की बात है, केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि केशवानंद भारती केस के बाद जो भी लॉज आएंगे, जो कि 9th शेड्यूल में अगर जाते भी हैं तो भी वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत पाए जाएंगे. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. आंसर हो गया ए. बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिखें. विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in the praise of Lord Krishna. Second, Tyagaraja created several new ragas. मैं यहीं पे बता दूं कि ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि त्यागराजा खुद एक म्यूजिशियन थे. आप ये बताइए ये रॉन्ग हो सकता है क्या स्टेटमेंट? थोड़ा सा सोचेंगे तो ये इतना जनरल स्टेटमेंट है. सेवरल न्यू रागाज उन्होंने क्रिएट किया, ये बहुत ही जनरल है, ये राइट ही होगा, ये रॉन्ग नहीं हो सकता, जबकि इतने बड़े म्यूजिशियन थे वो. तो सेकंड इज राइट. हम लोग यहीं पे एलिमिनेट करें, सेकंड इज राइट तो ए एलिमिनेट हो जाता है. अब देखें बाकी स्टेटमेंट्स को. मैं बहुत ही अगर रैडिकली भी हम लोग जाएं एलिमिनेशन के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, सबसे पहले मैं बता दूं, पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं. देखिए, अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा. अब देखिए, अगर अन्नमाचार्य के बारे में बात करूं तो ये फर्स्ट कंपोजर है, फर्स्ट नोन कंपोजर कर्नाटिक म्यूजिक के. और क्योंकि संकीर्तनास जो है जो कि विष्णु से रिलेटेड थे, तो लॉर्ड वेंकटेश्वरा भी वही है, वही भगवान है. तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाती है. ठीक है, ये आपको वहीं के वहीं सोचना होगा. अच्छा, ये कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड थे और विष्णु के लिए लिखते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट राइट है. अब भजन लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, वो हमको नहीं पता, पर ये स्टेटमेंट की बहुत प्रोबेबिलिटी राइट है. जनरल स्टेटमेंट है ये, इसके फैक्ट्स बहुत दूर दूर तक अपसर्ड नहीं लग रहे. ठीक है, तो सी एलिमिनेट होता है. अब यहाँ पे डिसाइडिंग क्या होता है? थर्ड स्टेटमेंट. और यहाँ पे आपका नॉलेज चेक होता है. यहाँ पे गैसिंग नहीं आ सकती. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अन्नमाचार्य ये 15th सेंचुरी में थे और त्यागराजा ये 18th सेंचुरी में थे. ठीक है, इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ें. इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए. आपका आंसर हो गया बी. आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स. अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले. मेरे ख्याल से 3-4 और लेक्चर लगेंगे और 2018 का पूरा पेपर हमारा डिस्कस हो जाएगा. अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियोस देखें. क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है, एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी. तो सारे वीडियोस देखें. और फिर भी कोई डाउट है तो हमने कुछ ही दिनों पहले एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप जाके वहाँ ज्वाइन करें. वहाँ पे मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं, फेलो एस्पिरेंट्स, जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. छोटे छोटे डाउट ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बताया जा सकता. ठीक है, तो इट्स बेटर कि हमारी एक टीम हो और हम लोग साथ में आगे बढ़ें. तो आप ज्वाइन करें वो ग्रुप को, लाइक करें इस वीडियो को अगर पसंद आया तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.